हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर सोशल साइंस का। और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम आएगा बोर्ड के एग्जाम में। ओके बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा जिसको सोशल साइंस टफ लगता होगा। ओके बच्चों, और एमसीक्यू में स्पेशली मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ बताऊँगा आपको जो हेल्प मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको बोर्ड में। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको ऐसे पिक्चर दिया हुआ है और आपको उसे समझना है। ओके, तो इसमें बता रहा है कि ये पिक्चर क्या बताता है। हिंदी मीडियम वालों बच्चों आप भी समझ सकते हो, इतना कठिन नहीं है इंग्लिश। मैं हिंदी में बोलूँगा, आप समझ जाना। ओके, तो ये गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था उसका पिक्चर है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दांडी मार्च लीड बाय महात्मा गांधी। और गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था बच्चों ये मार्च? तो साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था गांधी जी ने। ठीक है, कब शुरू किया था बच्चों? तो 12 मार्च को स्टार्ट किया था गांधी जी ने 1930 को। ओके, अपने 78 फॉलोवर के साथ। और गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल को वहाँ पे साल्ट को गांधी जी उबालते हैं और वहाँ पे ब्रोक करते हैं लो, इसी कारण गांधी जी को जेल जाना पड़ता है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर होगा डी, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है और इसको आपको अरेंज करना है क्रॉनिकल ऑर्डर में। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको अरेंज करना है अलग अलग मूवमेंट जो हुआ था उसको। ठीक है, तो आपको पता होगा तो इजीली आप अरेंज कर सकते हो और नंबर मिल जाएगा आपको। तो इसमें बताना सबसे पहले क्या था, मैं डेट बता देता हूँ आपको। देखो महात्मा गांधी ने ये लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कब स्टार्ट किया था? तो ये नमक आंदोलन के साथ ही स्टार्ट किया था 1930 में। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जानते हो आप 1914 से लेके 1918 के बीच में चला था ये। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से लेके 1945 तक चला था। एंड एस्टेब्लिशमेंट G77 ग्रुप जो एस्टेब्लिश किया गया था थर्ड ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा, ये किया गया था 1964 को। ओके, तो इसके हिसाब से आप अरेंज करना। तो सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकंड, तो सेकंड पहले होगा तो इसका ना इसको हटा सकते हैं हम और इसको भी हम हटा सकते हैं, सॉरी इसको। अब हमें चूज करना है बी और सी में से। अब देखो डायरेक्ट आंसर देखना है तो आप लास्ट का देख लो। चौथे में क्या है? 1964। ओके, तो लास्ट में क्या आएगा? 1964 ही आएगा। चौथा आएगा तो चौथा किस में? इसमें तो पहला है तो ये नहीं हो सकता, तो सॉरी इसमें तीसरा है, चौथा इसमें। तो आंसर क्या होगा? ऐसे ही आप तुरंत आंसर ढूंढ सकते हो बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पढ़ लो फिर समझाता हूँ मैं आपको। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय द जोहान्स गुटेनबर्ग इन 15th century had what is significant impact the European society। ये प्रिंटिंग प्रेस के खोज करने के कारण यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा है उसको आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ओके, तो पहला है इट लीड टू स्प्रेड न्यू आइडियाज एंड लिटरेसी अक्रॉस द यूरोप। ये तो बिल्कुल सही बात है। इट अलाउ द चर्च, कैथलिक चर्च कंट्रोल द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो गलत है बच्चों। ओके, एंड इट रिड्यूस द एक्सेस ऑफ बुक्स। ये तो जानते हो ये भी गलत है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस होने के कारण क्या हुआ कि गरीब लोग भी किताब पढ़ सकते थे, तो ये तो हो नहीं सकता था। इट वॉज प्राइमरली प्रिंटेड रिलीजियस टेक्स्ट विद अ लिटिल इम्पैक्ट ऑफ सेकुलर लर्निंग। ये बात सही है कि प्रिंटिंग प्रेस रिलीज बुक्स छपाता पहले पहले बाइबल, मगर ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस। जब नेपोलियन जीत लिया था फ्रांस को 1804 में, तो उसने कुछ कोड, लॉ और कंडक्ट पास किया था जिसको नेपोलियन कंडक्ट भी बोला जाता है बच्चों। तो इसमें से कौन सा सही बात है वो आपको बताना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट डिड अवे द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। ये सही बात है, नेपोलियन ने किया था। इट बेस्ट एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इसने क्या किया था बच्चों? ये तो ये बात भी सही है मेरे ख्याल से। हाँ, ये ठीक है। नेक्स्ट, इट रिस्टोर्ड द फ्यूडल सिस्टम। ये नहीं किया था इसने, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया था। ओके, इट सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये भी सही बात नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए, फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ का हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो फिर समझाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन फॉर डिक्लाइन द बायोडाइवर्सिटी इंडिया। इंडिया में जो पेड़ पौधे या जंगल कम हो रहे हैं उसके पीछे मेन रीजन क्या है बच्चों? अफॉरेस्टेशन। देखो अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, ही तो हो नहीं सकता, तो इसको काट दो ऐसे, खत्म। अब हमारे पास 3 चॉइस हो गया बच्चों। अब इसमें से हम कैसे रिमूव करें? देखो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्स मीट द नीड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट, ये तो होता नहीं तो डिक्लाइन कैसे होता होगा? ठीक है, ये तो सही तरीका है ना बच्चों। अगर ऐसा होता तो पेड़ की संख्या कम ही नहीं होता, तो इसको भी हटा दो। अब हमारे पास क्या है? 2 बच गया। तो इंडिया में पेड़ कम होने के कारण क्या हुआ? पहला डिफोरेस्टेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, इलीगल लॉजिंग एक्टिविटीज,
फॉरेस्ट एरिया। ओके, मेन कारण नहीं था पेड़ काटना एग्रीकल्चर के लिए, और गलत तरीके से जो भू माफिया होते हैं या फिर जंगल माफिया होते हैं, वो गलत तरीके से जंगल को काट के इलीगल तरीके से बेचते थे, इस तरीके से पेड़ कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, water is a crucial resource for human survival and economical activities. In India, several measures have been taken to manage water resources effectively. Consider the following statement about the water conservation practice. इंडिया में किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाता है, हमें ये बताना है बच्चों। आप देख लो, फिर समझाता हूँ मैं। पहला, रेन वाटर इन्वॉल्व द कलेक्टिंग स्टोरिंग रेन वाटर फॉर द फ्यूचर। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये किया जाता है। चेक डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ये भी सही बात है, चेक डैम बनाया जाता है इसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट, डिसैलिनेशन प्लांट कन्वर्ट सी वाटर इनटू पोर्टेबल वाटर टू मीट ड्रिंकिंग नीड्स। ये भी होता है बच्चों। ओके, बहुत सारे देशों के अंदर होता है ये। नेक्स्ट, ओवर एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ओवर एक्शन पहले ही गलत रखा, तो चौथा तो हो नहीं सकता, तो हम इसको ऐसे भी हटा सकते हैं यहाँ से। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। ओके बच्चों, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो, ये हमें मैच करना है बच्चों। देखो, बार्ली जो मोटा अनाज होता है वो कब होता है? कूल क्लाइमेट एंड पुअरली सॉइल में किया जा सकता है इसको। ओके, राइस के लिए क्या चाहिए? हॉट क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट एंड रिच सॉइल चाहिए राइस के लिए, तो इसका होगा ये। ओके बच्चों, टी कहाँ पे होता है? टी जनरली वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई में होता है ये। ओके, जैसे उत्तराखंड हो गया, असम हो गया। मिलेट मोटा अनाज होता है, तो ये कम पानी वाले क्षेत्र में इसकी खेती किया जा सकता है। तो आप जानते हो कि रेगिस्तान इलाके में सॉइल की क्वालिटी क्या होती है? घटिया होती है। तो ये होगा आंसर बच्चों। तो इसके हिसाब से कौन सा सही है? फर्स्ट का दूसरा। ओके, तो ये होगा, ये तो इसको और इसको हटा दे। अब इस दोनों में से चूज करना है हमें। राइस का चौथा होगा, तो ये ठीक है। इसका पहला, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ट डिफाइन द फेडरलिज्म एज प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया का फेडरलिज्म क्या है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यूनिटी सिस्टम वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑल पावर विदाउट एनी स्टेट, तो ये तो हटिए। ओके, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर शेयरिंग होता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ज़्यादा मजबूत होता है। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, a system where the power divided between the central government and individual state government, a confederation, complete independence of central government, ये भी नहीं हो सकता। a system where the regional leader have more powerful than the central government, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा बच्चों? बी। ओके, यहाँ पे क्या होता है? पावर एक तरह से डिवाइड हो जाता है फेडरल सिस्टम में, और इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और 10th क्लास में एक चैप्टर भी है फेडरलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, India society divided into various social categories based on the gender, religion, caste. Which of the following statement about the gender inequality in India are correct? Okay, gender inequality के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडिया में? ओके, हमें इसका आंसर देना है बच्चों। तो ये मेन चीज़ है, इसको देख लो आप और फिर आंसर देते हैं। पहले एक बार देख लो आप। देखो, पहला तो ये देख लो आप कि वीमेन आर पेड लेस देन द मेन, ये दिखाता है जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में। तो ये सही स्टेटमेंट के हिसाब से। वीमेन इक्वल रिप्रेजेंट इन पार्लियामेंट, ये तो है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, गर्ल्स ऑफन नॉट इनकरेज द परस्यू द हायर एजुकेशन। परिवार में माता पिता भी होते हैं, ज़्यादातर बच्चे अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते, बेटों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। ओके, और या बेटियों को ये भी मानते हैं कि बोझ है, शादी करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते, बेटे को पढ़ाते हैं, फर्स्ट पार्टी देते हैं। तो ये सही है इनइक्वलिटी के हिसाब से। विमेन आर ओवर रिप्रेजेंट, इंडिया में तो कभी नहीं हो सकता ये, जहाँ तक पुरुष प्रधान सोच चलती है इंडिया के अंदर, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 2 और 3। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा नंबर का? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन जेंडर, ये तो हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज वन मेजर एडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया? इट लिमिट द रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्स इंटरेस्ट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पॉलिटिकल वॉइसेस, ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है बच्चों। इट इंश्योर ब्रॉडर रिप्रेजेंट द डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड ओपिनियन ऑफ द गवर्नेंस, ओके, ये पॉजिटिव लग रहा है तो ये हो सकता है। ओके, इट मेक ईजियर द सिंगल पार्टी, ये तो सिंगल पार्टी की बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता। इट रिज्यूर कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल, कंपटीशन तो बहुत होता है बच्चों अगर डिफरेंट पार्टी पार्टिसिपेट करेगा चुनाव में और लोगों को भी अच्छा ऑप्शन मिलेगा लीडरशिप्स के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके, तो इस तरीके से आप पहले उसको रिमूव कर दो जो नहीं हो सकता है बच्चों, तो इसलिए क्या होगा कि आप करेक्ट आंसर इजिली चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, democracy promote political equality and fairness. Which of the following are the key outcome of the democratic system? एक बार पढ़ लो फिर आपको समझाता हूँ मैं। पहला हो गया इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑल सिटीजन, इक्वल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी ऑल सिटीजन, प्रोटेक्शन इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम, इकोनॉमिक ग्रोथ एट द एक्सपेंस ऑफ सोशल जस्टिस। ओके, तो इन चारों में से कौन कौन सा सही है, हमें उसका आंसर देना है बच्चों। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसमें से चूज करना है। देखो बच्चों, अब आपको दिखाता हूँ मैं। हमें डेमोक्रेसी के आउटकम्स के साथ होना है इक्वलिटी एंड फेयरनेस के हिसाब से। ओके, तो ऐसे आप टिक मार लो, मेन चीज जो होता है इक्वलिटी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल सिटीजन्स। ओके, ये सही बात है। इक्वल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, जो काम करना चाहता है, ये भी ठीक बात है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, ये भी सही बात है बच्चों। इकोनॉमिकल ग्रोथ एट द एक्सपेंस ऑफ सोशल जस्टिस, ये तो नहीं हो सकता ना, ये भी कोई देश भी अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑन द एक्सपेंस ऑफ सोशल जस्टिस, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ हम सोशल जस्टिस के बेस पे नहीं कर सकते, हम इक्वल जस्टिस के बेस पे करते हैं। ओके, तो इसका आंसर 1 2 3 सारा ही होगा, तो बी करेक्ट है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि दोनों ही स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है या दोनों ही ठीक है। एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको मैं। पावर शेयरिंग हेल्प प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ग्रुप, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। और मैंने बता रखा है आपको कि पावर शेयरिंग कई रूप से होता है, कम्युनिटीज बेस होता है, हॉरिजॉन्टल बेस होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है। ओके, एंड लैंग्वेज एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग किया जा सकता है। पावर शेयरिंग इज ओनली अप्लीकेबल एट द सेंट्रल लेवल एंड नॉट द स्टेट लेवल। इसमें कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो होता है केवल सेंट्रल लेवल पे ही हो सकता है, स्टेट लेवल पे नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्टेट लेवल पे आप जानते हैं कि लोकल पंचायत सिस्टम आया जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, तो ये यहाँ से स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ए होगा बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज आउटलाइन द, तो इंडिया में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस में लिखा हुआ है? ओके, तो फंडामेंटल राइट तो अलग चीज़ है, ओके, जिसमें हमें बेसिक राइट लोगों को मिलता है, ये और ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट की पार्ट होता है बच्चों, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दोनों कर देते हैं। ओके, 7th शेड्यूल और 9th शेड्यूल की बात करते हैं, तो 9th शेड्यूल मेरे ख्याल से ये रिजर्वेशन की बात करता है, ये लोकल गवर्नमेंट इन सब के बारे में, तो ये भी नहीं हो सकता है बच्चों। तो 7th शेड्यूल में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग की बात किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट, कांग्रेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। ओके, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक बार देख लो फिर समझाता हूं आपको मैं। हाउ डू बैंक क्रिएट मनी थ्रू द लैंडिंग प्रोसेस इन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम? देखो, बैंक क्या करता है, आम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, ओके, और उसके बदले में 2 या 3% बैंक उनको इंटरेस्ट देता है, और उनका सेविंग पैसे को यूज करता है बैंक डिफरेंट प्रोजेक्ट में, और वहां से अर्निंग होता है तो वो लोन देता है डिफरेंट लोगों को, और उससे ब्याज कमाता है मोटा। इस तरीके से हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम काम करती है बच्चों। ओके, तो बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग पोर्शन दो डिपॉजिट टू बोरोवर क्रिएटिंग न्यू मनी। ओके, तो इस तरीके से हमारे देश का बैंक काम करता है, या किसी भी देश का बैंक इस तरीके से काम करता है। ठीक है, हमारे पैसे से ही पैसा बनाता है और बाद में हमें ही ठगता है ये। क्वेश्चन नंबर 15,
ग्लोबलाइजेशन रिफर टू इंक्रीज इंटरकनेक्शन इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें बताना है कि कौन सा की फीचर है ग्लोबलाइजेशन का। एक बार देख लो फिर समझाता हूँ आप लोग को। पहला, इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ बच्चों, एक देश दूसरे देश से संपर्क कर पाता था और कई रूप से ये रिलीजियस नॉलेज एंड ट्रेड स्किल इन सब का आदान प्रदान भी होता था, इवन फूड का आदान प्रदान भी होता था इसमें। फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर, ये बिल्कुल सही बात है। आइसोलेशन डोमेस्टिक मार्केट, ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है, आइसोलेशन नहीं होता, एक देश को दूसरे इकोनॉमी से जोड़ता है उसी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट पीपल अक्रॉस द कंट्री, ये तो हो गया लिबरलाइजेशन की बात है, लिबरलाइजेशन का अपोजिट पार्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता बच्चों। तो आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो एसडीआई पे क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप जानते, आपसे पूछ लेगा कि एसडीआई को पब्लिश कौन करता है, तो मैंने बताया था आपको यूएनडीपी क्या करता है, यूएनडीपी, ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और भारत का रैंक कितना है एसडीआई में, तो अभी क्या हो शायद 136 रैंक है भारत का, ओके। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भारत का एसडीआई में अभी रैंक कितना है, ओके बच्चों। तो ये 3 इंडिकेटर लेता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और एक और क्या इंडिकेटर होता है वो आपसे पूछ रहा है। और इस 3 इंडिकेटर से ये पब्लिश करता है हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर देश का अपना अपना इंडिकेटर होता है, अब बेस होता है ये एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। तो एक तो ये होगी, 2 चीज़ तो दे रखा है, दूसरा क्या है ग्रॉस नेशनल इनकम, ओके बच्चों। तीसरा ये होगा आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 17। ओके देख लो आप, फिर समझाता हूँ आपको मैं। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फिशिंग, ठीक है बच्चों, तीनों बात ठीक है। टर्सरी सेक्टर इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यहाँ पे गलती हो गया। टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में आता है बच्चों, ओके, सर्विस सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये आपको मैच करना है, इस टाइप का 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड में पक्का आएगा बच्चों, ओके। तो आप इसका प्रैक्टिस कर लो, और जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे आपको लाभ मिलेगा। और आपको अच्छा लगेगा तो बच्चों जरूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रमोट कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, गॉसिप मैसिनी कहाँ का था, एंड किंग विक्टर एमिनोल, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, ओके। गॉसिप मैसिनी जो था बच्चों, ये था रेवोल्यूशनरी था, जो इटली का एकीकरण किया था, ओके। किंग विक्टर एमुनल सेकेंड, ये था इटली का प्रिंस, रूलर ऑफ इटली, ओके। और ये चीफ मिनिस्टर केवियर कहाँ का था ये, तो ये था टैक्टिकल डिप्लोमेटिक अलाइंसेस विद फ्रांस टू सक्सीड डिफीट द ऑस्ट्रियन फोर्स, ओके। एंड गैरीबाल्डी के बारे में तो आप जानती हो, गैरीबाल्डी कहाँ का था और इसने क्या किया था, तो ये इसका हो गया ये, ओके। तो इसके हिसाब से आपको टिक मारना है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा बच्चों, एक बार देख लो आप ध्यान से, इसके हिसाब से आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट के हिसाब से हमें आंसर देना है। पहले आप पाई चार्ट देख लो। एलोवाइल सॉइल, जिसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी आप जानते हो 2 तरह का होता है, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। बांगर जो होता है ओल्ड एलोवाइल सॉइल होता है, ओल्ड एलोवाइल सॉइल होता है, एंड ये होता है न्यू एलोवाइल सॉइल, एलोवाइल सॉइल, ठीक है। ये होता है मोर फर्टाइल और ये लेस फर्टाइल होता है, ओके। और इसकी मिट्टी जो होती है मोटी होती है और इसकी मट्टी जो होती है महीन होती है बच्चों। तो ये नदी के किनारे पाया जाता है, ओके। ब्लैक सॉइल आप जानते हो गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट कर्नाटका में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, जहाँ पे मूंगफली कॉटन की खेती होती है। रेड सॉइल साउथ में पाया जाता है। डेजर्ट सॉइल हो गया, ये रेगिस्तान या राजस्थान, ये थोड़ी बहुत हरियाणा, पंजाब एंड मध्य प्रदेश के पार्ट में पाया जाता है। अदर सॉइल में हो गया माउंटेन सॉइल हो गया, ठीक है, एंड लूमी सॉइल हो गया, ये हो गया। तो अब आंसर देना है हमें। वाई डज एलुवाइल सॉइल कवर 35% टोटल एरिया, क्यों पाया जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या है बच्चों, नदी के फ्लो के कारण बनता है। तो इट इज़ मोस्टली फ्रॉम द रिवर बेसिन्स, ओके। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20।
आप देख लो, फिर आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, इसमें हमें दो स्टेट दे रखा है, दो डिफरेंट स्टेट। एक में फॉरेस्ट कवर कितना है, 30% है, और दूसरे में डिफोरेस्टेशन कितना हो रहा है, 2% हो रहा है। ओके, एक में फॉरेस्ट कवर कितना है, 50% है, और डिफोरेस्टेशन कितना हो रहा है, 0.5% हो रहा है। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द स्टेट बी हैव द लोअर डिफोरेस्टेशन? बी में डिफोरेस्टेशन कम क्यों हो रहा है, मतलब कि पेड़ों को, जंगलों को कम क्यों काटा जा रहा है? इसका आंसर देना है। हिंदी मीडियम वालों आप समझ सकते हो, क्वेश्चन ईजी है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है बच्चों, हमें बताना है। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो सकता है, इट हैज़ बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यही कारण हो सकता है। हाईली इंडस्ट्रियल स्टेट होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा, गलत। ठीक है, एग्रीकल्चर डिमांड बहुत ज़्यादा होगा तो जंगल काटा जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फोकस इन ऑन माइनिंग, तो माइनिंग करने के लिए भी, माइनिंग ज़्यादा जंगल के बीच में पाया जाता है बच्चों, तो पेड़ को काटा जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21। एक बार देख लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं। इन दोनों में से एक का आंसर देना है, आपकी मर्जी, जो मर्जी चूज लो। ठीक है, मैं दोनों ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड द वॉइस ऑफ एस्पिरेशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द सुटेबल आर्ग्यूमेंट। ओके, देखो बच्चे, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो थोड़ी बहुत आपको बताना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, कितने मेंबर ने मिलकर बनाया था, और इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था। ओके, बेसिक चीज़ ये। अब ये भी जस्टिफाई कर सकते हो कि इनिशियली कांग्रेस पार्टी जो बना था, तो वो एक तरह से वॉइस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट था, आम लोगों से इतना खास मतलब था नहीं। ओके, बाद में जब लोगों का आंदोलन बढ़ा और पार्टिसिपेशन बढ़ा, आम लोग भी कांग्रेस पार्टी में दाखिल हुए, तो इन्होंने वॉइस अपना दिए कि कांग्रेस पार्टी को सीमित नहीं होना चाहिए, कॉलोनियल्स के हिसाब से करना चाहिए। और महात्मा गांधी आए तो जो कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल बदल गई। ओके, और ये हमारे देश के विकास के लिए और देश में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको दूर कर लेने के लिए आंदोलन करना चालू कर दिया। ओके बच्चों, शुरू शुरू में तो इतना अच्छा खास एस्पिरेशन हमें दिखा नहीं था। ओके, तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी शॉर्टकट में कहते हैं, वॉज फाउंडेड इन 1885। ओके, with primary aim of obtaining a greater share in government for educated Indian। ओके, शुरू में था बच्चों। देन उसके बाद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे चेंज की अपना पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने बात को पेश किया अंग्रेजों के सामने, और फिर इनका आप योगदान जानते हो कि कितना बड़ा योगदान है देश को आज़ाद कराने में। ओके, इन फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस aimed to secure a greater share in governance system. Then they were start national movement. ओके, आफ्टर एडवेंट, मतलब महात्मा गांधी के आने के बाद तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बदल गई। आफ्टर एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी had totally changed
their political ideas for poor and लोअर क्लास। ये लास्ट में हुआ बच्चों। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देखो बंगाल का पार्टीशन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है, जिस समय दिल्ली में जॉर्ज पंचम भी आने वाले थे। तो आप जानते हो कि यहाँ पे बंग भंग का नारा लगाया गया था और हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ था और लोग गंगा नदी में स्नान किए थे यूनिटी के लिए, और हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के हाथ में एक कलावा बांध रहे थे यूनिटी के लिए। तो ये सब प्रोटेस्ट चल रहा था। ओके बच्चों, और ऐसा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने जो नाइटहुड की आबादी मिली थी जलियांवाला बाग मसक्केर के बाद उसने अंग्रेजों को वापस कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फॉरेस्ट प्ले वाइटल रोल ऑफ मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस। आप जानते हो कि फॉरेस्ट जो होता है वो हमारे नेचर का इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है एंड एयर को फिल्टर करने का काम करता है। ओके बच्चों, एंड टॉक्सिक गैसों को अब्जॉर्ब करता है और हमें हेल्प करता है कई रूप से। इट गिव अस फूड, क्लीन एयर, प्रेसिपिटेशन एंड food for the ecological balances and so many did they work। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। forest helps in cleaning the environment by absorbing toxic gases like carbon dioxide and carbon monoxide, and so on. Extra, it establishes oxygen and carbon balance in नेचर। ओके, तो इस तरीके से ये इकोलॉजिकल बैलेंस करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फेडरलिज्म प्रमोट रीजनल ऑटोनॉमी इन इंडिया, जस्टिफाई ये स्टेटमेंट। तो आप जानते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और इसके कारण पावर शेयरिंग हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर जो है आपस में बांट दिया गया है, जो कन्फ्लिक्ट ना हो। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इंडिया का फेडरलिज्म काम करता है। और हमने ये फेडरल सिस्टम जो बोरो किया, मेरे ख्याल से कनाडा से हमने बोरो किया है इसे, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है हमने। ओके, तो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ोगे इसको डिटेल में, फेडरल सिस्टम के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चों। फेडरलिज्म in India promotes regional autonomy by allowing states to legislation on various subject, manage their own government and maintain cultural identities, thus enabling to govern
देयर स्पेसिफिक लाइफ। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। आप देख लो, आप और भी तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। आप एग्जाम्पल यूज करते हो, बेल्जियम का यूज कर सकते हो, आप श्रीलंका का कन्फ्लिक्ट वाला एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, हाउ देयर फेडरलिज्म इज फेल्ड। ओके ओके बच्चों, बेल्जियम का एग्जाम्पल दे सकते हो। बेल्जियम कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। ओके, फेलियर फेडरलिज्म का एग्जांपल आप से दे सकते हो श्रीलंका का। ओके, कैसे फेल हो गया यहाँ का, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट दिया नहीं, और एक सिंगल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ नेशनल लैंग्वेज, और अदर जो तमिल लैंग्वेज था, ठीक है, तो उनको डिसइंटीग्रेट करना चालू कर दिया पूरे कल्चरल सिस्टम से। तो इस तरीके से इनके यहाँ का फेडरलिज्म सिस्टम फेल हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपका 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ओके, क्वेश्चन है, द प्राइमरी सेक्टर इज क्रूशियल फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। ओके, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, सुइटेबल एग्जाम्पल। आप जानते हो कि किसी भी देश का जो मेन बेस होता है या किसी भी इंडस्ट्री का जो मेन बुनियाद होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। इसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भेजते हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो फिर ये सर्विस सेक्टर में काम आता है, और इसके कारण सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब मिलता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से कोई भी देश के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। ओके, अब मैं जस्टिफाई करता हूँ आंसर लिख के। आई होप समझ गए होंगे आप इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, द प्राइमरी sector is very crucial for the livelihood of many people in India because it provides jobs, raw materials, and food security। ओके बच्चों, अब इसमें क्या मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी 60% लोग जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बच्चों, या फिशिंग से, या फिर अलग माइनिंग से जुड़े हुए। तो पहला हो गया एम्प्लॉयमेंट, रॉ मटेरियल, पॉवर्टी एलिवेशन, and economical contribution to the secondary and tertiary sector। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, पहले आप देख लो फिर समझाता हूँ। हिंदी मीडियम आप भी समझ सकते हो, ईजी है। Over the past 4 decades, the manufacturing sector in India has expanded rapidly, contributed significantly to GDP growth. As a result, manufacturing sector has become a major pillar of the Indian economy. Why does manufacturing sector become so important in India economy? Support your answer by giving any 3 reason। ठीक है, हमें 3 कारण देना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना ज़्यादा एक तरह से इकोनॉमिकल बूम कैसे हो गया, और इसमें ये भी रीज़न देने की कोशिश करेंगे हम कि क्या इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम चाइना वाइना से बात करते कंपेटिशन करें तो हमारा देश बहुत पिछड़ा है इसके मामले में। ओके, देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम जानते हैं कि 1970 और 2014 के बीच में देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ।
इसके होने के कई सारे कारण थे। एक तो गवर्नमेंट, भारत सरकार जो 1990 में पॉलिसी लेके आई थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीन फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल निभाया। ठीक है, इससे हुआ क्या बच्चों कि हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था। ओके, एंड फॉरेन रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंक्रीज हुआ, और इसने जॉब, एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट, इन सब का रोल बहुत बड़ा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ओके, तो इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यही था बच्चों कि हमारे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल कितना इंक्रीज हुआ है इन 40 सालों के अंदर। ओके, और इसे इंक्रीज होने के पीछे क्या कारण था ये हमें बताना है। मेनली 3 कारण बताना है। कारण तो बहुत है। ओके बच्चों, तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द मैन्युफैक्चरिंग sector has become a major pillar of the Indian economy by many factors to enhance या फिर इंक्रीज भी कह सकते हो आप, टू इनहेंस जॉब। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप जानते हो कि 1970 के आसपास हमारे देश में मारुति सुजुकी आई थी। फिर 90s में माइक्रोसॉफ्ट भी भारत आया था। एडवांसमेंट एंड इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स। ओके, अब भारत सरकार ने अपने पॉलिसी में भी चेंजिंग किया था 1991 में। आपको बताया था मैंने सोशल साइंस के कई सारे सैम्पल पेपर में। 1991 में भारत सरकार ने 3 सुधार किया था बच्चों, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें होता है क्या बच्चों कि लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि भारत सरकार ने बहुत सारे जो ट्रेड बैरियर थे उसको ख़त्म कर दिया। ओके, ट्रेड बैरियर जो बैरियर था उसको हटा दिया गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि बहुत सारे बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बैंकिंग का, और कई सारी कंपनीज का प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। ग्लोबलाइजेशन जानते हो कि एक इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी से जोड़ा जाता है, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और जीडीपी में जो चेंजिंग आया, अगर हम समझे, इसमें क्या हुआ कि जॉब, इन सब पॉलिसी के कारण, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। ओके, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके बच्चों, और अगर हम देखें कि 40 सालों के अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, जीडीपी में जो इसका रोल था, अगर समझे इसका शेयर इन जीडीपी। ओके, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि एक साल में हमारा देश कितना विकास किया, सिंपल भाषा में। ओके बच्चों, तो जीडीपी के शेयर की बात करूँ तो हम 1970 से लेकर 2014 के बीच में, क्योंकि हमें 40 सालों का कह रहा है, 2014 के बीच में देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ओके, सेकेंडरी सेक्टर जो होता है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाता है। तो 1970 में हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर में जो रोल था जीडीपी का वो 39% के आसपास था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 12%, और टर्सरी सेक्टर में लगभग ये था 49 या 48% के आसपास था। ओके, अगर हम बात करें 40 साल बाद, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा जो रोल था वो 12% था जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 20% के आसपास, एंड टर्सरी सेक्टर में 68% के आसपास। ओके, ये जीडीपी का शेयर है बच्चों।
अगर हम जॉब की बात करें, जॉब का एम्प्लॉयमेंट क्या था इसमें, तो किस में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता था, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो 1970 से लेके मैं 2014 तक का कंपेयर करूँगा, आपको किताबों में दिया हुआ है ये। तो 1970 में अगर हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो था प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 71% था। ओके, सबसे ज़्यादा कृषि कार्य में लोग काम करते थे। मैन्युफैक्चरिंग में 11% लोगों को ही जॉब मिलता। टर्सरी सेक्टर में, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, उसमें 18% ही था। ओके, एंड 2014 मतलब 40 साल के बाद अगर मैं बात करूँ तो लगभग एग्रीकल्चर में अभी भी नंबर 1 पे जॉब क्रिएशन का है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एंड 25% मैन्युफैक्चरिंग में और 31% सर्विस सेक्टर में जॉब है। हमारा टारगेट क्या है बच्चों, आने वाले भविष्य में अगर हम इंडिया को दूसरा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, या फिर दूसरा या पहला इकोनॉमी पावर बनना चाहते हैं, तो ये 25% से बढ़ा के हमें 40% ले जाना पड़ेगा बच्चों, तभी इंडिया एक इकोनॉमी पावर हो सकता है। अभी इंडिया बहुत पीछे है अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो, जॉब के रूप में भी और मैन्युफैक्चरिंग पावर में भी देख सकते हो कि 20% हमारा मैन्युफैक्चरिंग पावर है, और चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है बच्चों वो 35% के आसपास है। ओके, तो ये हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों, एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेपरों में भी समझाया है बच्चों, और ये क्वेश्चन अलग अलग रूप में पूछता है। एज ऑफ डिस्कवरी लीड टू क्रिएशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग द सुइटेबल एग्जांपल। इसमें क्या रहा है कि नए नए डिस्कवरी के कारण हम एक नया दुनिया का नेटवर्क खोल देते हैं, और इससे हम इजीली जुड़ पाते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि सबसे पहले व्हील का डिस्कवरी हुआ, व्हील के इन्वेंशन ने किस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन मोड को बदल दिया। ओके, फिर कम्युनिकेशन, फिर फायर, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये डिस्कवरी जो होता है एक तरह से पूरी दुनिया में बदलाव ला देता है बच्चों, एक तरह का ग्लोबल चेंज होता है ये। तो इस क्वेश्चन को हमें समझाना है सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ कि एज ऑफ डिस्कवरी किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को क्रिएट करता है। ओके, एग्जाम्पल समझाना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, the age of discovery lead to creation okay of global trade network by connecting region through trade routes, colonies and joint stock companies। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है बच्चों, जब स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके कोई स्कीम लेके आती है या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आती है, तो उसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज बोला जाता है। ओके, जैसे दिल्ली मेट्रो भारत सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर करती है, इसको इसलिए कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी कह रहा है कि इसके कारण क्या चेंजिंग आया। ओके, तो जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड, शुगर, टोबैको एक्सेट्रा। ओके बच्चों, अगर नेक्स्ट बात करें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कल्चर, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कल्चर, रिलीजन, इवन रिलीजन। आपने जानते होंगे कि एशियन काल में भारत में दूर दूर से लोग आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे पढ़ने आते थे, और फिर यहाँ से ज्ञान लेके अपने देश में जाके उसका प्रचार करते थे।
ओके, तो इसका उदाहरण भी ये है। ओके, तो रिलीजन एंड एजुकेशन। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों, एक बार आप पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको। Sunita has acquired a piece of land and want to ensure the steady water supply for irrigation. She is unfamiliar with the type of irrigation method suitable for her area. Help for identify appropriate irrigation method बेस्ड ऑन लोकल वाटर रिसोर्सेज एंड सोइल कंडीशन। देखो, सुनीता ने एक खेत खरीदा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप देखो, एक खेत खरीदा है इसने, एक खेत एक्योर किया और वो चाहती है कि जो पानी का सप्लाई है वो कंटिन्यूस हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर है, इरिगेशन है, तो वो क्या चाहती है, स्टडी सप्लाई ऑफ वाटर चाहती है। तो आपको कुछ अप्रोप्रिएट इरिगेशन मेथड बताना है जिसमें पानी का सप्लाई उसको सही रूप में मिले। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? तो आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 27। और ये दूसरा क्वेश्चन है वो भी वैसे ही है लगभग, ये भी आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, to ensure steady का मतलब है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, स्टडी वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, सुनीता कैन choose an irrigation method based on the local water resources and टाइप ऑफ सॉइल। ओके, टाइप ऑफ सॉइल इस पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल कौन सा है। कुछ मेथड अगर हम बताना चाहेंगे इसको, तो कौन सा मेथड यूज करेगी पानी स्टडी रेट मिले और प्रॉपर रूप से मिले, तो सम मेथड फॉर स्टडी सप्लाई ऑफ वाटर। जैसे आजकल बच्चों चला हुआ है सही और अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वाटर सप्लाई लाइक ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे ये मेथड सबसे इफेक्टिव होता है बच्चों, ड्रिप इरिगेशन। इससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो ड्रॉप वाइज ड्रॉप हो हम रूट तक पानी पहुँचाते हैं, ड्रिप इरिगेशन। ओके, ये मेथड कहाँ पे गुड होता है, ये वाटर स्केरिसिटी एरिया, वाटर स्केरिसिटी या प्रोन एरिया। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। दूसरा हो गया सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन हो गया स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इरिगेशन जहाँ पे हम पानी का छिड़काव करते हैं, डीप वेल्स, कैनाल्स के थ्रू भी किया जा सकता है, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दोबारा यूज किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको भी यूज किया जा सकता है बच्चों। ओके, तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज भी लिखोगे बच्चों तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। और मेन बात है कि आपको क्वेश्चन समझना है और आपको समझाना है कि जो क्वेश्चन आया मुझे समझ में आ गया, उस हिसाब से आपको आंसर देना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मोहित प्लान टू बिल्ड द स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाउएवर ही मेक नॉलेज अबाउट द फैक्टर डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ सच प्रोजेक्ट, गाइड द आइडेंटिफाइंग द की फैक्टर टू मेक द लोकेशन सुटेबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। देखो बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाना है तो एक सुटेबल हाइट होना चाहिए और पानी को हम कलेक्ट कर सके या जमा कर सके, और कंटिन्यूस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए,
अब वाटर को कलेक्ट करके एक हाइट से हमें छोड़ना है, नीचे हमें क्या करना है, मोटर लगाना है, और मोटर सही रूप पे रोटेट हो सके, और फिर उसको हम यूज़ करना है जनरेटर के साथ कनेक्ट करके। इस तरीके से हम बिजली जनरेट करते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आप पढ़ लो, फिर समझाता हूँ। Gender equality ensure the equal opportunity for women and men. Explain the statement by the given any three example. Okay, gender equality का मतलब होता है बच्चों कि social, economical and mentally all या whole development, जिसमें एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एक हैप्पीनेस हो सके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी लाने के लिए। ओके, तो आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या कहा गया है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मेन क्वेश्चन है जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करना है, और वीमेन और मैन के बारे में क्या बात है। ठीक है, कुछ लॉ भी बताऊंगा आपको जेंडर इक्वलिटी के लिए हमारे देश में किया गया है, मगर पूरी तरीके से तो नहीं किया गया है, थोड़ी बहुत किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा लोकल गवर्नमेंट के बारे में, पंचायती राज और निगम पार्षद का जो चुनाव होता है एमसीडी, तो उसमें 30% वीमेन के लिए रिजर्वेशन किया गया था। मगर ये जेंडर न्यूट्रलिटी तो नहीं कह सकते हम, इक्वलिटी। इक्वलिटी तभी हो सकता है जब 50-50% होगा। ओके, तो इसका आंसर बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 28 आपने पढ़ लिया होगा, तो समझाता हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, जेंडर इक्वलिटी ensures that men and women have equal opportunities and are treated equally. ओके, और ये इंश्योर कैसे होगा, तो एग्जांपल से बताता हूँ आपको। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स। ओके, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, equal access to employment, equal access to resource and equal access to power in political division। आप जानते हो कि हमारे देश में 1992 में एंड 1993 में 2 अमेंडमेंट लाया गया था। ओके, 73 अमेंडमेंट थर्ड एंड 74 अमेंडमेंट। इसमें लोकल गवर्नमेंट में वीमेन के लिए, फॉर वीमेन 33% रिजर्वेशन किया गया था, सीट रिजर्वेशन। ओके, तो ये हम नहीं कह सकते कि न्यूट्रलिटी है या इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी की एक शुरुआत है बच्चों। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है इनको कम से कम 50% करना चाहिए इंश्योर। लोकल गवर्नमेंट में इवन लोकसभा और जो लोकल स्टेट में चुनाव होता है एमएलए का, तो उसमें भी इंश्योर करना चाहिए 50% सीट फॉर वीमेन। ओके, इवन गवर्नमेंट जॉब में भी जॉब निकलता है, उसमें भी औरतों के लिए 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये किसी भी सोसाइटी में अगर हम एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं इंडिया को, तो ये जरूरी है। ओके, मगर हमारे राजनेता जो है इन सब चीज़ों पे कानून नहीं बनाती है, अनशन पे कानून बनाती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 29 एक बार पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है, बिटवीन 1991 to 2020 India credit market expanded, provide the business and with necessary funding the growth. As a result, credit availability has become the crucial for India economic development. Why the credit availability important for India economy support? देखो बच्चों, 1900, ये आपको ऐसे समझाता हूँ मैं। 1991 में भारत सरकार ने तीन बदलाव किए, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड लास्ट हो गया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इससे हुआ क्या? इससे फ़ायदा हुआ कि भारत सरकार में एमएनसी कंपनी आई हमारे देश के अंदर, जिसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज। ओके, दूसरा क्या आया? एफडीआई आया, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? हमारे देश के अंदर जो जिसको हम कहते हैं मनी का जो फ्लो है वो बढ़ गया, अब फॉरेन करेंसी आना चालू हो गया। फॉरेन करेंसी आने से ये हुआ कि हम इजीली एक्सपोर्ट में पेमेंट करने लगे डॉलर में, क्योंकि हमारे देश में पहले डॉलर की बहुत कमी थी, या जिसको हम कहते हैं अदर करेंसी, इंडियन करेंसी को छोड़ के। इससे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो अभी के वक्त अगर बात करें तो हमारे देश में मेरे ख्याल से जो हमारे पास फॉरेन जिसको कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, ओके, तो हमारे पास अभी जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो अप्रोक्सीमेटली 650 बिलियन डॉलर के आसपास है बच्चों। ओके, तो किसी भी देश के लिए जितना ज़्यादा रिजर्व होता है उतना ज़्यादा उसके देश की जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है वो हाई होती है। और इससे क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं विदेश से, जब हम कोई चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं तो पेमेंट करने में एक कॉन्टिन्यूटी बना रहता है और हमारे देश में कर्ज का बोझ कम होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। 1991 में आप जानते हो कि ये सुधार हुआ, इसके कारण हमारे देश के अंदर इकोनॉमी बूम आया। ओके, मतलब कि हमारा देश बहुत तेज़ी से एक विकसित के रूप में आगे बढ़ा, मगर अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया, इससे ये भी घाटा हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार देख लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं। The invention of the printing press revolutionized the spread of knowledge, sustaining the statement की फीचर। प्रिंटिंग प्रेस होने के कारण क्या फ़ायदा हुआ, क्या रेवोल्यूशन होता? आप जानते हो कि प्रिंटिंग प्रेस, मैं बोलूँ तो प्रिंटिंग प्रेस के कारण ही फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, ओके, या फिर यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ। और इंडिया में भी अगर बात करें तो 1857 का जो सबसे बड़ा रिवोल्ट था, अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं हो पाता बच्चों। और लोग जो है यूरोप के लोग, आप जानते हो कितना देश से लिटरेट होना चालू हो गए। इंडिया में भी जो गरीब लोग थे उनकी पहुंच किताबों तक पहुंच गया, वो भी किताब खरीद सकते थे। ओके, तो ये चेंजिंग हुआ बच्चों। अब आपका आंसर बताता हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस से क्या रेवोल्यूशन हुआ पूरी दुनिया में नॉलेज के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 newspaper and printing press a very crucial role in shaping public opinion during nationalist movements by many ways and even educate labor class at very
इफेक्टिवली एजुकेशन एक तरह का टूल बन गया है विकास करने के लिए और क्रांति करने के लिए बच्चों। तो किस तरीके से ओपिनियन बनाता था ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, इवन इंडियन रेवोल्यूशन 1857। फर्स्ट हो गया डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों तक क्रूशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसी को कहते हैं डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। राइजिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएट लिबरल क्लास fostering unity amongst the diversity of culture, of the different culture, mobilizing support, कुछ आपको न्यूज़पेपर भी बताता हूँ जो हमारे देश में इम्पोर्टेंट रोल था देश की आज़ाद कराने के लिए। ओके, सम न्यूज़पेपर ड्यूरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। ओके, जैसे आपको न्यूज़ बताता हूँ कुछ, ये हो गया केसरी, ओके, मराठा नवजीवन, अमृत बाजार, पत्रिका, हिंदुस्तान, मातृभूमि, ओके। ये सब न्यूज़पेपर थे बच्चों जो लोगों के अंदर रेवोल्यूशन पैदा कर रहे थे, हमारे देश को किस तरीके से अंग्रेज या कॉलोनियल गवर्नमेंट खोखला कर रहे हैं। ओके, और अभी के वक्त कुछ अच्छे न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट के अंदर जो एक तरह से आप कह सकते हैं करप्शन है या जो गवर्नमेंट है सही रूप से काम नहीं कर रहा है, तो कुछ चुनिंदा न्यूज़पेपर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन 31, Sunita, notice the farmer in her area depend heavily on monsoon for agriculture. What are the limitations of monsoon dependent agriculture and how can irrigation help overcome them? देखो सुनीता अपने गांव गई होगी, ओके, आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। वहाँ के जो फार्मर है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे, रेन पे। अगर रेन होती है तो उनका खेती ठीक होता है, रेन नहीं होता है तो बेचारे गरीब किसान संघर्ष करते हैं अपने जीवन में और कई सारे जो कर्ज में डूबे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम या ये लिमिटेशन दूर करने के लिए इरिगेशन कैसे इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हमें इसे समझाना है इस क्वेश्चन से। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली आपको आंसर अच्छा दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, monsoon dependent agriculture has several limitation like
बहुत सारे मानसून पे जो कि एग्रीकल्चर होता है बहुत सारे लिमिटेशन होता है बच्चों, जैसे अनप्रिडिक्टेबल ऑफ रेन, अनप्रिडिक्टली ऑफ रेन। ओके, नेक्स्ट हो गया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश कम होती है, कहीं पे फ्लड आता है, कहीं पे ड्रॉट रह जाता है, तो इसी कारण भी जो हमारे फार्मर्स होते हैं उसको नुकसान होता है। ओके, लाइक ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन। ओके, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें बच्चों आज के समय में? तो देयर हैव सेवरल साइंटिफिक मेथड कैन सॉल्व द rain dependent farmer problems. First, irrigation. Irrigation can help by the means of first reliable water source. खेती करने के लिए पानी का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है बच्चों, और उसको ठीक से यूज़ करना भी जरूरी है। ओके, जहाँ पे पानी का शॉर्टेज है वहाँ पे चावल की खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल की खेती आप जानते हैं पानी बहुत कंज्यूम करता है। ओके, चावल, जूट, इन सब की खेती नहीं करना चाहिए, गन्ने का, ये सब पानी ज़्यादा लेता है। कंट्रोल वाटर सप्लाई। नेक्स्ट, ईयर राउंड फार्मिंग एंड इरिगेशन मेथड बता रहा हूँ आपको कुछ, जिससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इरिगेशन मेथड फर्स्ट हो गया बच्चों ड्रिप इरिगेशन, पहले ही बताया था एक क्वेश्चन में। इरिगेशन, स्प्रिंकलर irrigation method, surface irrigation method, okay, rainwater harvesting, ओके, तो इन सब मेथड से हम ये किसानों का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। कुछ साइंटिफिक नॉलेज, साइंस का यूज़ करके हम किसानों की परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगर आप पढ़ते हो और आपके पिता फार्मर्स है, ठीक है, तो आपको उसका नॉलेज यूज़ करना चाहिए अपने पिता के फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि आपका फ्यूचर उसी में हो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों, एक बार क्वेश्चन देख लो फिर समझाता हूँ आपको। ओके, political parties are essential for functioning democracy, analyze the role of political parties in democratic governance. Okay, next question है, political parties today face several challenges that impact their democratic function and discuss the challenges faced by the political parties. Okay, तो ये ज़्यादा इजी मैं आपको ये समझाता हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने का संभावना ज़्यादा बना रहता है। देखो आजकल आप जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी की कमी है। ओके, मसल पावर का यूज़ करते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और ये भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा यूज़ करते, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी जो प्रेजेंट पार्टी है उसमें भी बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद है। ओके, और पहले की जो पास्ट पार्टी थी वो भी करती थी। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी देश के जो डिफरेंट पार्टीज है फेस कर रहे हैं, और इसके कारण जो रियल लीडर होता है, जो सही में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। ओके, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास करप्शन करने की पावर है, वही मजे कर रहा है हमारे देश के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 टुडे, political parties face several serious problem बच्चों, several serious problem। हम कितना भी सोच लें मगर हमारे देश की पार्टी का हालत बहुत ख़राब है बच्चों। ये हमारे देशों को दीमक की तरह खा रहा है ये पार्टी सब। फर्स्ट हो गया
लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। इसमें कोई एक बंदा ही चूज कर लेता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन होम मिनिस्टर बनेगा। ओके, तो ये लोग कोई डेमोक्रेसी प्रोसेस का चयन नहीं करते अपने ही पार्टी के अंदर अच्छे लीडर को लाने के लिए। ओके, एक बंदा अपने पावर के हिसाब से या अपनी बुद्धि के हिसाब से फैसला कर लेता है और वही बन जाता है। तो ये आजकल तो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लो या एनडीए गवर्नमेंट की बात कर लो या कांग्रेस पार्टी की बात कर लो या और कोई पार्टी। नेक्स्ट, the second challenge is challenges of dynastic problem, dynastic succession। मतलब कि आप जानते हो कि एक बंदा पॉलिटिक्स में वो अपने बेटे को लेके आता है, अपनी बहू को लेके आता है और उसी का परिवार का ही उस पार्टी के अंदर राज चलता है। और जो रियल पार्टी वर्कर है उसको मौका नहीं मिलता है बच्चों। इज रेटेड टू द फर्स्ट वन। अगर आप ध्यान से न्यूज़ देखते तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। थर्ड प्रॉब्लम, द थर्ड challenges concerns the growing money and muscular power। ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी में देख सकते हो आप कि ज़्यादा गुंडे मवाली और किडनैपर यही पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं। ओके, और यही रूल कर रहे हैं और लोग इसको हंस हंस के वोट भी डालते हैं कि हम बहुत सेटिस्फाई पावर इन पार्टीज। फोर्थ प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं आजकल हमारे देश की पार्टीज, द फोर्थ challenges is that often do not seem to offer a meaningful choice to the voters। क्योंकि आज के समय में लोग मानते हैं कि सारे चोर है तो हम किस चोर को वोट दें। तो लोगों के पास कोई अच्छे नेताओं का या अच्छे पॉलिटिकल पार्टी का विकल्प है नहीं अभी के समय में। इसे लोग सोचते हैं कि इसको दे या इसको दे, बात एक ही है तो किसी न किसी को तो वोट देना ही, तो वो वोट डाल देते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा निराशा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि महंगाई दर आसमान छू रही है हमारे देश की। ओके, करप्शन आसमान जा रहा है, आसमान पे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो बच्चों, 33 क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन समझा दिया, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। Miss X learning about the globalization. Want to understand the impact of India economy. Explain how globalization influenced the India trade, investment and industry, and how countries benefited increase the integration of the global economy. ओके, ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ चुका है बच्चों अलग अलग, और आपको एक ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन बनेगा। देखो, मिस्टर एक्स समझना चाहता है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो ये इम्पैक्ट हुआ कि MNC आई, ओके, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, फर्स्ट इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि सरकारों ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन कर SEZ जोन बनाया, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इससे तीसरा इफेक्ट क्या आया, FDI आया। ओके, अब ये FDI आने के कारण क्या हुआ कि नई नई कंपनीज आई, तो इससे टेक्नोलॉजी आया, ओके, नॉलेज आया एंड बीमारियाँ भी आया। इसी कारण ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया भर में बीमारी भी आई, एग्जाम्पल कोविड वायरस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि किस तरीके से इससे बेनिफिट मिलता है लोगों को, नए नए नॉलेज मिलता है हमें, नए नए फूड कल्चर, ओके, और न्यू टेक्नोलॉजी। और आज के समय में जो ग्लोबल चैलेंज जो है वो इन्वायरमेंट इशू है, तो वो भी आया पूरी दुनिया में इसके कारण।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पैसे से बच्चों आप पढ़ लो, ओके, तो आप बेटर दे सकते हो। इसमें कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म नेशन, तो नेशन होता है क्या है, तो आप जानते हो कि अर्नेस्ट ने एक स्पीच दिया था नेशन के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा। तो उसने बोला कि एक चरम सीमा, एक आंदोलन का चरम सीमा होता है नेशन, ठीक है। तो इसके लेक्चर में हम ढूंढ सकते हैं कि नेशन क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे इसने पर्टिकुलरली ये डेफिनेशन दे सकते हो, अ कॉमन लैंग्वेज रेस रीजन टेरिटरी इज कॉल्ड अ नेशन। इसको हम नेशन को कल्मिनेट कर सकते हैं, ओके। नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ द एंडेवर, ये हो गया आंसर, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि राइट एनी टू रिक्वायरमेंट फॉर नेशन, तो नेशन को बनाने के लिए 2 रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो एक तो ग्लोरी होना चाहिए उसका, ठीक है, एंड देन हीरोइक पास्ट होना चाहिए। इस तरीके से हम नेशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज अ हीरोइक पास्ट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ नेशन, हीरोइक पास्ट एक नेशन बनाने में कैसे हेल्प करता है, तो टू हैव द ग्लोरी इन द पास्ट कॉमन, ये आप कर सकते हो टिक, ओके। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट देख लो बच्चों पैसेज, फिर आपको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे, एनर्जी पे, तो आपको ऐसे ही समझा दूंगा, आप पढ़ लो, फिर भी आप अपने हिसाब से आंसर देना इसका बच्चों। नेक्स्ट है, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी पे। वाई सस्टेनेबल एनर्जी कीप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखते हो आप जानते हो कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स है वो केवल 2070 तक ही चल सकता है। तो हमें क्या चाहिए, अल्टरनेटिव टाइप ऑफ फ्यूल चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ओके। और हमें ये एनर्जी क्या करना है कि हमारा जो प्रेजेंट नीड है उसको भी पूरा कर सके, और फ्यूचर में आने वाले लोग जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके, ओके। तो इसीलिए सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ करना जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही से एक्सपेंशन हो रहा है, ओके। वाई कंजम्पशन एनर्जी राइजिंग ऑल ओवर द इंडिया, तो कंजम्पशन क्यों इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन का इंक्रीज होने के कारण बच्चों, पॉपुलेशन को इंक्रीज होने के कारण एक कारण ये। और दूसरा है कि कुछ वर्ग जो है बहुत ही से अमीर हो रहे हैं, तो हमारे देश के रिसोर्स को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं वो, ओके। अमीर वर्ग कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं हमारे देश के अंदर, तो ये कुछ ज़्यादा ही एनर्जी रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। एक्सप्लेन द सेव एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी को कैसे सेव कर सकती है, तो लोगों को इन्वायरमेंटल इशू के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इसके लिए अवेयर करना चाहिए हमें, ओके। और किस तरीके से हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें, तो इस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये भी आप देख लो, ये भी एक ईजिली आप कर सकते हो। मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ, ओके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई देखता नहीं है, ओके। तो ये नेक्स्ट है मैप से बच्चों, इसमें पूछ रहा है द प्लेस एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ओके। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। और ये कब हुआ था बच्चों, जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ओके। पंजाब, यहाँ पे अमृतसर पंजाब, ओके। नेक्स्ट कह रहा है द प्लेस वेयर द दिसंबर 19 सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे होता है, पुणे में हुआ था, ओके। तो ये भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट मतलब महाराष्ट्र में एक और मैप से दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन, देखो ये आपको दिखाना है एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे, झारखंड में, ओके। तो झारखंड में दिखा सकते हो, रांची में, ये रांची, ओके। नेक्स्ट कह रहा है गुरुग्राम सॉफ्टवेयर पार्क, तो गुरुग्राम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में, ओके, दिल्ली के यहाँ पे ये। तो ये रहा हमारा गुरुग्राम सॉफ्टवेयर पार्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है अ डैम, नागार्जुन सागर डैम, ओके। तो नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ओके। मर्मुगांव पोर्ट ये कहाँ पे, गोवा में, तो गोवा कहाँ पे बच्चों, ये रहा, तो ये रहा कोस्टल पोर्ट मर्मुगांव पोर्ट। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, आपको बोर्ड में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा और आपका नंबर इंक्रीज होगा बच्चों। धन्यवाद।